ईयर 1922 में एक 15 साल का बच्चा काम की तलाश में एक वर्कशॉप पर जाता है। वर्कशॉप का मालिक उसे कहता है कि तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है सिवाय मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने के। उस समय किसी को अंदाजा तक नहीं था कि वो बच्चा आगे जाकर कौन बनेगा। कुछ ही दशकों बाद वही बच्चा 4500 करोड़ नेटवर्थ वाली एक नामी कंपनी का मालिक था। वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि होंडा कंपनी के मालिक सोइचिरो होंडा थे। आइए जानते हैं इस कहानी में कि एक गरीब घर का जापानीज लड़का कैसे बेबी सिटिंग से लेकर $multi-billion कंपनी होंडा को खड़ी करने का सफर तय करता है। कहानी शुरू होती है ईयर 1906 में जापान के शिजुओका में एक छोटे से गांव में। गीही होंडा और उनकी वाइफ मिका होंडा जन्म देते हैं उनकी पहली संतान सोइचिरो होंडा को। सोइचिरो के पिता पेशे से एक लोहार थे। गांव में ही उनकी दुकान थी जिस पर वो साइकिल रिपेयरिंग का भी काम करते थे। फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं थी। हेल्थ इश्यूज की वजह से सोइचिरो अपने 5 भाइयों बहनों को खो देते हैं। जब सोइचिरो 8 साल के थे तो उन्होंने अपने गाँव में पहली बार एक कार देखी। कार को देखने के लिए सोइचिरो उसके पीछे पीछे पूरे गाँव का चक्कर लगाते हैं। वो कार थी फोर्ड कंपनी की मॉडल टी। इसी दिन से सोइचिरो के दिल में मोटर कार्स और इंजन्स के लिए जगह बन गई। इस मेमोरी को लेकर सोइचिरो बाद में कहते हैं कि वो उस खुशबू को भुला नहीं सकते जो उस कार के ऑयल से आ रही थी। वो एक परफ्यूम जैसी थी। सोइचिरो को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। जापान के स्कूल्स में उस वक्त ईयरली रिपोर्ट कार्ड स्टूडेंट्स को ही हैंड ओवर किए जाते थे जिसे वो अपनी फैमिली की रबर सील से स्टैंप लगवाकर फिर से स्कूल में सबमिट करते थे। सोइचिरो की रिपोर्ट में ग्रेड्स अच्छे नहीं रहते थे। रिपोर्ट कार्ड को घर वालों से छुपाने के लिए उन्होंने खुद ही एक डुप्लीकेट रबर सील बना ली थी। इसका पता उनके घर वालों को तब लगता है जब वो दूसरे बच्चों के लिए भी रबर सील बनाने लगे थे। सोइचिरो ने अपने बचपन का ज्यादातर समय पिता की साइकिल रिपेयर शॉप पर गुजार दिया। 1922 में सोइचिरो किसी मैगजीन में टोक्यो की एक मोटर कंपनी आर्ट शोकाई का एड देखते हैं। 15 साल की उम्र में सोइचिरो अपने घर को छोड़कर निकल जाते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आर्ट शोकाई के मालिक सोइचिरो के एक्सपीरियंस को देखते हुए जॉब देने से मना कर देते हैं, पर बाद में अपने बच्चे की देखभाल करने यानी बेबी सिटिंग की जॉब ऑफर करते हैं। सोइचिरो ये सोचकर जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कंपनी के पास रहेंगे तो उन्हें कभी न कभी कार्स पर भी काम करने का मौका जरूर मिलेगा। कुछ महीनों बाद जब कंपनी में मैकेनिक्स की कमी हो जाती है तो सोइचिरो को एक हेल्पर के रूप में मौका मिलता है। सोइचिरो इस मौके को नहीं छोड़ते। थोड़े ही दिनों में अपने डेडिकेशन की वजह से वो एक अच्छे मैकेनिक बन जाते हैं। कंपनी के मालिक को अब उन पर काफी भरोसा था। इसी दौर में सोइचिरो कंपनी की तरफ से मोटर स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं और 1924 में जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप के विनर भी बनते हैं। कुछ ही दिनों बाद कंपनी की एक ब्रांच में सोइचिरो अपनी पहली रेस कार हमामात्सु को बनाते हैं। इसी कार को 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाकर सोइचिरो एक नया स्पीड रिकॉर्ड बनाते हैं जो जापान में आने वाले 20 सालों तक कोई नहीं तोड़ पाया। 1936 की एक रेस में हमामात्सु को चलाते हुए सोइचिरो का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उन्हें सीरियस इंजरीज होती हैं। इस एक्सीडेंट के बाद सोइचिरो रेसिंग को क्विट कर देते हैं। 1936 के बाद सोइचिरो आर्ट शोकाई कंपनी से अलग होकर एक ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी सेटअप करते हैं। शुरुआत में कंपनी कुछ खास नहीं कर पाती है, पर थोड़े ही दिनों में कंपनी हाई क्वालिटी पिस्टन्स और ऑटो पार्ट्स की एक मेजर प्रोड्यूसर बन जाती है। कंपनी में अब 2000 से ज्यादा वर्कर्स थे और पार्ट्स की सप्लाई पूरे जापान में होने लगी थी। 1941 में जापान पैसिफिक वॉर्स में शामिल हो जाता है। सोइचिरो की ऑटो पार्ट्स की कंपनी को टेक ओवर कर लिया जाता है जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिशंस के द्वारा। कंपनी का डाउनफॉल स्टार्ट होने लगा था। 1944 में एयर रेड के दौरान एक बॉम्ब सीधा आकर कंपनी को हिट करता है और कंपनी के एक बड़े हिस्से को डिस्ट्रॉय कर देता है। कंपनी नुकसान से अभी तक उभरी ही नहीं थी कि 1945 में नानकाई अर्थक्वेक आकर पूरी तबाही मचा देता है। सोइचिरो यहाँ लगभग सब कुछ खो चुके थे। बची कुची प्रॉपर्टी को टोयोटा के द्वारा खरीद लिया जाता है। वॉर एंड होने के बाद जापान इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। फूड, शेल्टर और क्लोथिंग की शॉर्टेज थी। सोइचिरो अपनी कार के लिए फ्यूल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। एक दिन सोइचिरो को जापानीज आर्मी का एक जनरेटर इंजन दिखाई देता है जो वॉर के टाइम पर वायरलेस रेडियो को पावर सप्लाई देने के लिए यूज किया जाता था। तभी सोइचिरो को आइडिया आता है कि वो इस जनरेटर इंजन को एक साइकिल पर लगा सकते हैं। ये आइडिया कोई नया नहीं था क्योंकि साइकिल पर मोटर लगाने का आइडिया यूरोप में ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो चुका था, पर सोइचिरो जानते थे कि जापान में चीप ट्रांसपोर्ट की सख्त जरूरत थी। इसी सोच के साथ वो अपने एक पुराने वेयरहाउस में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करते हैं मोटर बाइक्स बनाने के लिए। 1946 में ही वो पुराने इंजन्स और कुछ स्पेयर पार्ट्स के साथ एक मोटरसाइकिल तैयार कर देते हैं। सस्ती और एफिशिएंट होने की वजह से उनकी मोटर बाइक जापान में हिट हो जाती है और कई सारे नए ऑर्डर्स आने लगते हैं। डिमांड इतनी ज्यादा हो गई थी कि सोइचिरो को पुराने इंजन्स ही नहीं मिल पा रहे थे डिमांड को पूरी करने के लिए। इंजन्स की सप्लाई को पूरा करने के लिए सोइचिरो डिसाइड करते हैं कि वो खुद ही नए इंजन्स डेवलप करेंगे। 1947 में सोइचिरो अपना पहला इंजन टाइप ए डेवलप कर लेते हैं और पहली बार किसी मशीन पर होंडा कंपनी
कंपनी का लोगो इम्प्रिंट होता है। 1948 में सोइचिरो होंडा मोटर कंपनी को स्टैब्लिश करते हैं अफोर्डेबल मोटर बाइक्स बनाने के उद्देश्य के साथ। एक साल बाद ही होंडा लॉन्च करती है अपनी पहली कंप्लीट मोटरसाइकिल मॉडल डी। मॉडल डी होंडा के लिए एक बड़ा अचीवमेंट था, पर इस मॉडल की प्रॉब्लम इसका भारी वजन था, जिसकी वजह से सेल्स उतनी नहीं हो पाई। सोइचिरो अपने काम से यहाँ सेटिस्फाई नहीं होते। 2 साल कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद होंडा एक और मोटरसाइकिल तैयार करती है और इसे नाम दिया जाता है द सुपर कब। सुपर कब हल्की और अफोर्डेबल होने की वजह से उस समय एक इंस्टेंट हिट बन जाती है और इतनी सक्सेसफुल होती है कि एम्परर प्राइज विनर भी बन जाती है। होंडा अब मोटर बाइक्स को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर देती है। दूसरे मोटर बाइक्स के कंपैरिजन में होंडा मोटर बाइक्स का प्राइस 1/4 था। इसी वजह से ग्लोबली होंडा की सेल्स बूस्ट हो जाती है। होंडा अब मोटर रेसिंग में भी एंटर कर चुकी थी। उस समय रेसिंग एक स्पोर्ट से कहीं ऊपर था। नई मोटर बाइक कंपनीज को शोकेस करने का ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। रेसिंग की दुनिया में होंडा ने कई खिताब दर्ज किए। 1960 तक होंडा बन जाती है बिगेस्ट मोटरसाइकिल कंपनी इन द वर्ल्ड। होंडा अब 10 मिलियन मोटरसाइकिल्स प्रोड्यूस कर चुका था, पर सोइचिरो के लिए ये अचीवमेंट काफी नहीं थे। अब उन्हें अपना चाइल्डहुड ड्रीम को पूरा करना था। सोइचिरो को सभी वार्न करते हैं कि उन्हें कार इंडस्ट्री में एंटर नहीं करना चाहिए। उस समय जापान में निसान और टोयोटा जैसी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में थी। सोइचिरो यहाँ किसी की नहीं सुनते हैं और 1963 में T360 मिनी ट्रक के साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एंटर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मिनी ट्रक सक्सेसफुल नहीं रहता है। उसके बाद होंडा एक स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च करती है, जो भी मार्केट में कुछ खास जगह नहीं बना पाती है। इसके बाद होंडा एंटर करती है कार रेसिंग की दुनिया में होंडा RA271 के साथ। 1965 मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स में होंडा फर्स्ट प्लेस के साथ विनर बनती है। रेसिंग से नाम कमाने के बाद होंडा अब अफोर्डेबल कार्स पर फोकस करती है। 1972 में होंडा सिविक लॉन्च होती है और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार बन जाती है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन इसके बाद लॉन्च होती है गेम चेंजर कार होंडा अकॉर्ड। अकॉर्ड अपनी फ्यूल एफिशिएंसी, वाइडर इंटीरियर, बेटर डिजाइन जैसे फीचर्स की वजह से सिविक के रिकॉर्ड्स भी तोड़ देती है और बन जाती है उस समय की मोस्ट सेलिंग कार इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। 1980s तक आते आते होंडा 3rd लार्जेस्ट कार प्रोड्यूसर होती है पूरे वर्ल्ड में। हालांकि सोइचिरो 1973 में रिटायर हो जाते हैं होंडा कंपनी से और बाद में 5 अगस्त 1991 में उनकी मौत हो जाती है। होंडा आज मल्टीपल कार इंडस्ट्रीज में एक्सपेंड कर चुकी है। जेट्स, बोट इंजन्स, पावर इक्विपमेंट और रोबोटिक इंडस्ट्रीज में भी होंडा की अलग पहचान है। सोइचिरो होंडा और उनके विजन को दुनिया कभी नहीं भुला सकती है। ऐसे और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए फैक्टो डीवाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।